अरे तू जा रहा है छोड़कर, चल ठीक है। तू जा रहा है छोड़कर, चल ठीक है, मगर मेरे पास अपनी एक तस्वीर रहने दे। मेरे पास एक तस्वीर रहने दे। मुझे अपनी तरह समझदार मत बना। मुझे अपनी तरह समझदार मत बना। मैं पागल हूं और मुझे पागल ही रहने दे। तो आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे एक चर्चा करना चाहता हूं कि आज का क्लास हम लोग का जो चालू होने वाला है और यहां से हम लोग का क्लास एक अलग दिशा में मोड़ लेने वाला है। वो कैसे होगा भाई? तो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाया हुआ एक आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंतर्गत हम लोग ये जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सबका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सबको अगर हम लोग मध्य नजर रखते हैं तो एवरेज यानी औसतन मैंने निकाला हुआ है, ये मेरा नया अपना बनाया हुआ डाटा है कि जितने भी चैप्टर से पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में इन सारी परीक्षाओं में औसतन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सभी चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कौन कौन से परीक्षाओं से यह चैप्टर टच करता है और कौन कौन सी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है बीपीएससी। बीपीएससी परीक्षा जो होता है, आपने कभी सेट उठा करके कभी भी उसके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए होंगे, तब आपको पता होगा कि मैंने जो चैप्टर बनाया हुआ है औसतन सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उसके बाद से एसएसजीडी और एनटीपीसी, ये दोनों, ये तो नहीं, एसएसजीडी में आप जाइएगा तो ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। इन सारे परीक्षाओं में, इन परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। और साथ ही जो सबसे ज्यादा इसमें इधर है एनटीपीसी और ग्रुप डी। एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम का कभी सेट लगाए होंगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। तो आपने देखा होगा जो साइंस का सेक्टर बायोलॉजी होता है उसमें से इन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं, एमटीएस है, यूडीसी है, एलडीसी है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स के अंतर्गत क्या हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं या बस एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि हर चैप्टर से 10-20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं? तो सबसे पहले हम आप लोग का ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कैसे इसको एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर को। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आप ध्यान देंगे वो है कोशिका। तो मैंने किस प्रकार से इस चैप्टर को प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे भी और ईमानदारी से सीखेंगे भी। माथा भारी करके जाने वाला नहीं हूं। आप ईमानदारी से हमारे क्लास के शुरू से आप अंत तक बने रहेंगे ना। मैं 100% नहीं 110% बोलता हूं कि जो यूनिट 1 में और यूनिट 2 में जिन सारे चैप्टर्स को मैंने प्रोग्राम किया हुआ है वो समझ लीजिए एक डाटा केबल के जरिए आप मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको ये चैप्टर 1 से लेकर के
ये चैप्टर ये जो अंतिम है, यहां तक क्या करना होगा, बने रहना पड़ेगा। ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी अगर ईमानदारी से करते हैं 100% आप बने रहेंगे। ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो खैर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक साल ये भी चला जाएगा और आपका आने वाला समय भी चला जाएगा। बाबू, समय कभी लौट करके नहीं आता है, तो समय का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं। क्योंकि एक बार ही समय आपका जो दरवाजा है ना उसको खटखटाएगी, दोबारा आपके पास आने वाले नहीं है। इस दुनिया में आदमियों की कमी नहीं है। तो इस कोशिका के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, कोशिका को सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को क्यों लिया हुआ है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि कोशिका जो होता है ना, समझ लो कि भाई बायोलॉजी का आधार और स्तंभ माना जाता है उसको। तो सबसे पहले बेसिकली चीज जो भी होगा हम लोग इसी चैप्टर से सीखेंगे। एक एक पॉइंट को जो आज तक आपने सिर्फ रटा है, रटने नहीं दूंगा। हर चीज का कंसेप्ट लेकर के आऊंगा, हर चीज का सिद्धांत है। आपने सिर्फ मैथमेटिकली सीखा होगा कि हम इसको साबित करते हैं कि इतना है। हम इसमें एक भी चीज नहीं लेकर के आएंगे जो आपको रटने की आवश्यकता पड़े। हर चीज का प्रूफ है, हर चीज को साबित किया जाएगा। हाँ, ऐसा होता है तो होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे कोशिका क्या होता है, कोशिका का खोज के साथ साथ उसके सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। कोशिका सिद्धांत का क्या अपवाद रहा उसके बारे में सीखेंगे। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार क्या होता है, इसका शेप एंड साइज क्या होता है, उसके बारे में भी सीखेंगे हम लोग। कोशिकाओं के प्रकार और ये कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऐसे अगर बांट करके पढ़ना चाहे तो एक कोशिकीय और द्वि कोशिकीय में पढ़ते हैं, यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ही बांट करके इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग जब चैप्टर को चालू करेंगे तो उसके अंतर्गत इन सारी चीजों को देखेंगे हम लोग। बस यहां पर शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इसके अंदर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, उसका संरचना स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में सीखेंगे हम लोग। सेल वॉल के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। इस सेल के अंतर्गत ही जानेंगे हम लोग। केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे हम लोग, इस कोशिका के अंदर ही जानेंगे। गुणसूत्र के बारे में जानेंगे इस कोशिका के अंतर्गत। डीएनए और आरएनए इसी चैप्टर में ही आता है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि इस चैप्टर में ये सब देखने को मिलता है। ये आप जाओगे आनुवंशिकी में तो वहां पे भी डीएनए और आरएनए देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका उद्गार कहां से हुआ, तो कोशिका के अंदर ही ये सब चीज पाए जाते हैं। तो कोशिका में भी हम लोग ये सारी चीजों को जानेंगे तो आगे आनुवंशिकी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैंने इसको ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि एक के बाद इसकी आवश्यकता पड़ेगी और शुरू से आप बने रहिएगा ना, मजा आएगा पढ़ने में। एकदम गर्दा उड़ा देंगे। कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है ना, क्या होता है भाई, उसका काम क्या होता है, जानेंगे उसको भी हम लोग। अंतः परद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या काम होता है उसका। गोल्गी उपकरण या गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस कोशिका के अंतर्गत ही जानेंगे कि उसका काम क्या होता है, क्यों पाया जाता है। भाई देखो, कोई भी चीज है हमारे शरीर में,
कोई भी ऐसा शरीर में हम लोग का अंग नहीं है जिसका उपयोग कार्य नहीं है, लेकिन जानते तो नहीं ना है। कब जानेंगे उसको? 2 साल 4 साल से तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली कभी तो जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो इंटरनली जानेंगे। आयोग है, कहां से क्वेश्चन उठाएगा? आपको पता है आयोग कहां से क्वेश्चन उठाता है? जहां पे आप नहीं सोचते हैं ना, वहीं से आयोग क्वेश्चन उठाता है। वो जानता है कि एक स्टूडेंट की मेंटलिटी, उसकी सोच क्या होती है। स्टेट क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, और आजकल आयोग क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि आप स्टेट पढ़ो, हम डीपली क्वेश्चन को उठाएंगे। लाइसोसोम, इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों हमारे शरीर में पाया जाता है, कोशिका के अंदर, जानेंगे हम लोग इसी के अंतर्गत। लाइसोसोम के प्रमुख कार्य को जानेंगे। लवक क्या है भाई? प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? ये कोशिका के अंतर्गत ही आता है, इसको भी जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हम लोग के शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना होता है। उसी से कोशिकाएं अपना पालन पोषण के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए आप सबके सामने हम बढ़ना चाहते हैं। रसधानियां और रिक्तिकाएं क्या होती है, इसको भी देखेंगे। तारकाय, राइबोसोम, तारकाय के बारे में जानेंगे, राइबोसोम के बारे में जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। हम लोग का शरीर में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो राइबोसोम को ही बोलते हैं। अरे राइबोसोम को क्या बोले? प्रोटीन का फैक्ट्री, इसे ही क्यों बोलते हैं? क्या है भाई इसकी विशेषता? तो जानेंगे ना। चैप्टर को स्टार्ट तो होने दीजिए। साइटोसोम के बारे में जानेंगे इसी के अंतर्गत। और जब ये खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ी खुशी की बात, पीटी की तैयारी हम इसी में, यानी कि देखिए हम लोग इसको मेंस और पीटी, माने इसको हम दोनों तरह से एनालिसिस किए हुए हैं कि आपका इससे पीटी का भी काम चल जाए और मेंस का भी काम चल जाए, ठीक ना। तो अब देखिए कहने का मतलब मेंस क्या है भाई? आपको अगर इसके बारे में इंटरनल नॉलेज हो गया, क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, लैंग्वेज तो बना सकते हैं। तो इसको हम लोग हर चीज को थ्योरेटिकली सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर चैप्टर के अंत में मैंने एक टेस्ट सीरीज ऐड किया हुआ है। 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये रहा हम लोग का सेल का एनालिसिस। उत्तक में क्या क्या सीखने वाले हैं भाई? तो उत्तक के बारे में आपको सबसे पहले बता दें, हम उत्तक के बारे में जानेंगे। पादप उत्तक के बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधों में कौन सा उत्तक पाया जाता है और मनुष्यों में कौन सा पाया जाता है। विभाज्य उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जटिल उत्तक क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। जंतु उत्तक, जंतु उत्तक के बारे में भी जानेंगे। उपकला, तो उपकला क्या होता है, तो उपकलाओं के बारे में भी हम सीखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। हालांकि उपकला के बारे में तो पढ़ने के लिए हम लोग के कोशिका में भी पढ़ना है, उपकला के बारे में उसमें भी पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ लेंगे। यहां पर पढ़ना है, इसको भी पढ़ लेंगे। 2-3 बार आएगा सामने, सारा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। उपकला के प्रकार, उपकलाएं उत्तक कितनी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त उपकला इसी के अंतर्गत आएगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। संयोजी उत्तक, तरल और संवहनी उत्तक क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रुधिर कणिकाएं, यानी कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं
ब्लड के अंदर कौन कौन सा कण पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसी के अंतर्गत भी, इसके अंतर्गत ही हम लोग इसको भी सीखेंगे। और देखो इसमें क्या सीखेंगे, मनुष्य के रुधिर वर्ग, यानी ग्रुप को डिसाइड करना कि ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या है, और ओ ग्रुप कैसे बनता है, बी पॉजिटिव कैसे बनता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये सब कैसे बनते हैं ब्लड ग्रुप्स, और किस में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे। वास्तव यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक, इसके बारे में जानेंगे। कंकाल ऊतक, हड्डियों में जो पाए जाते हैं टिश्यू, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पेशी ऊतक, हड्डियों में और पेशियों में, यानी मांसपेशियां जो होती है उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कार्य क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक के बाद से ये ऊतक वाला चैप्टर जो होगा खत्म होगा। तो लगभग एक में 15-20 हेडिंग के आसपास हम लोग को पढ़ना है। अगर एक कोशिका को डिसाइड करते हैं तो कोशिका के अंतर्गत 15-20 हेडिंग आएगा, और हर चीज को लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए? और साथ में लगाएंगे एक टेस्ट सीरीज, मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। तो ये हम लोग का था, ऊतक था। और उसके बाद से देखेंगे हम लोग कि इसके बाद से जो हम लोग का चैप्टर आ रहा है उसका नाम है पोषण। तो भैया पोषण में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग, तो पोषण यानी कि न्यूट्रिशियंस। तो न्यूट्रिशियंस के अंतर्गत सीखेंगे कि पोषक पदार्थ एवं पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशियंस तो बोलने को बोल दिए, लेकिन इसका स्रोत क्या होता है, कहां से पाए जाते हैं ये, इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। और पोषण पदार्थों का वर्गीकरण, क्या आपको पता है कि दिन भर में आपको कितना कैलोरी ऊर्जा लगता है, बताएंगे आप हमें। एक वयस्क जो मनुष्य होता है और एक वयस्क जो महिलाएं होती है, जो नॉर्मल काम को करती है, दिन भर में उसको कितना कैलोरी ऊर्जा लगता है, और एक जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं उसको कितना कैलोरी ऊर्जा लगता है, एकदम हड्डी तोड़ जो मेहनत करता है उसको कितना कैलोरी ऊर्जा लगता है। हर चीज को टेक्निकली सीखेंगे, ध्यान से, ध्यान बनाए रखिए, मजा आएगा पढ़ने में। पादपों में पोषण, भैया पोषण की आवश्यकता आप ही को है सिर्फ, हाँ आप ही को पूछ रहे हैं, आप ही को है सिर्फ। पेड़ पौधे जीव जंतु हर चीज को न्यूट्रिशंस की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी लिविंग थिंग्स आपको दिखते हैं ना, हर चीज को न्यूट्रिशंस की आवश्यकता पड़ती है। किसको कितनी मात्रा में पड़ती है उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, पादपों में पोषण के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं भाई, पादप में पोषण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए। एक है इसमें, इसके जो मतलब प्रकार, उसके प्रकार के अंतर्गत भी हम लोग तीन चार चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे हो गया स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण। इन तीनों चीज का एनालिसिस हम लोग करेंगे, चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना होता है। ये जो पोषण चैप्टर दिया है ना, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण को। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है पादपों में, और प्रकाश संश्लेषण अगर पौधे नहीं करेंगे तो उनको कौन कौन सा क्षति पहुंच सकता है, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या क्या लेते हैं और क्या क्या छोड़ते हैं, इन चीज को भी जानेंगे। और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है भाई, प्रभावित करने वाले कारक भी पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ये प्रकाश संश्लेषण में भी ही ऐसे कारक नहीं पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्क में अगर देखेंगे ना तो उसमें कारक पाए जाते हैं। तो जानेंगे, चैप्टर को स्टार्ट होगा तो उसमें जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, यानी कि पेड़ पौधे के जो जड़ें होती है उसमें जो जीवाणु उसके पोषण के लिए पाए जाते हैं, उसका वर्क क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव की भूमिका, वही हम बता रहे थे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसके जड़ों में, उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है। अगर वो नहीं पाए जाएंगे वहां पे तो उससे क्षति क्या होगा पेड़ पौधों को,
हम जानेंगे उसको भी। जंतुओं में पोषण, भोजन के अवयव और पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन। तो पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन जिसमें आएगा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, वसा आएगा और विटामिन आएगा। इसके अंतर्गत यही सारा चीज आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट अगर भोजन में उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं तो समझ जाए कि एकदम लड़वा के गिर जाइएगा। का है कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तब हम लोग के शरीर में एनर्जी रहता है। जैसे जैसे उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, समझिए कहानी खत्माते जाएगा। ओके, हम लोग को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से एनर्जी मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो होता है ना, उसी से होती है। आप ग्लूकोज पी लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। आप केला खा लो, आप बादाम खा लो और चावल खा लो, इन सारे चीजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। एकदम शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ठीक ना। प्रोटीन, वसा और विटामिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हम लोग जानेंगे इसको भी इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज यानी किन कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को, हम लोग कौन से चैप्टर में सीखने वाले हैं? पोषण में ही सीखने वाले हैं। मानव शरीर के ये तो हो गया। जल की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है? जल हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में भी सीखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में सीखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत कि बैलेंस डाइट क्या होता है। क्या ज्यादा खाना खा लेना, इसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, या थोड़ा सा खाना खा लेना, इसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, या मीडियम में खाना खाना, इसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से चीज़ों को रखते हैं और कितनी मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए, उसको कौन क्या क्या होता है, हम लोग जानेंगे चैप्टर चालू होने के बाद। बस आपको इसलिए एनालिसिस करता हूं कि आप घबराए नहीं कि हम लोग लगता है कि पहले के जैसा ही हम लोग शॉर्ट चीज़ को सीखने वाले हैं, दूसरे लोग जैसे सिखाते हैं वैसे ही सीखने वाले हैं। नहीं, इसके अंतर्गत बहुत ही सारे चीज को मैं लेकर के आया हूं। भूल करके भी ये वीडियो आप ना छोड़िएगा। जहां से ये महामैराथन चालू होने वाला है, बोले हैं आपको कि वहां से लेकर के अगर आप अंत तक बने रहिएगा तो समझ लीजिए क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ऊपर आपका एकदम समझ रहे विजय प्राप्त हो जाएगा। ये 10 के 10 चैप्टर को अगर शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप मेरे क्लास में बने रहिएगा ना तो आपका गुलाम बना दूंगा मैं इन सारे चैप्टरों को। आपका ये गुलाम हो जाएगा। आप जिस प्रकार से कहिएगा ये चैप्टर उसी प्रकार से काम करेगा। बस अंत श्रेणी तक आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुपोषण यानी मिनरल्स के अभाव में, प्रोटीन के अभाव में, कार्बोहाइड्रेट के अभाव में और भी बहुत सारे मिनरल्स के अभाव में एक बीमारी पकड़ती है जिसे बोलते हैं कुपोषण। तो कुपोषण में कुपोषण किसके चलते होता है हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। ओके, अब उसके बाद से आता है हम लोग का डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो डाइजेशन सिस्टम में आता है मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत आता है आहार नाल, मुख गुहा, जिह्वा और मानव दांत। देखिए आहार नाल दो होता है ना, एक आहार नाल होता है, एक श्वास नाल होता है। यही से होता है, आहार नाल के जरिए भोजन जाता है और श्वास नाल के जरिए हवा जाता है। ओके, तो मुख गुहा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। मुख गुहा बताए हैं आप लोगों को कि जो हम लोग के मुंह के अंदर वैकेंट जगह होता है उसके बारे में सीखेंगे। जीभ के बारे में सीखेंगे। मानव के दांत के बारे में सीखेंगे कि मानव का जो दांत होता है 4 प्रकार के होता है और 4 प्रकार का जो दांत होता है उसका वर्क क्या क्या होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन वहां से आयोग क्या करता है, निकालता है। इन चीजों को भी देखेंगे।
ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय। अमाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमाशय के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं अभी? इससे पहले, इससे मुझे ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरा क्लास कर लिए, पूरे क्लास कर लिए, और उसके बाद से आप क्या जान रहे हैं वहां पे असर पड़ता है कि आपने मेरी क्लास से क्या सीखा है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बहुत ही जल्दी अगर ये पूरा एनालिसिस कर लेते हैं तो इसके बाद से हम लोग भिड़ने वाले हैं कोशिका पे। कोशिका का खटिया खड़ा नहीं कर दिए तो फिर बोलिएगा कि आपको हमने क्या बोला था। आगे देखिए, आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आंत दो प्रकार की होती है भाई, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत का काम क्या होता है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन सीखेंगे हम उसको। मलाशय, मलाशय के बारे में सीखेंगे कि मलाशय का उत्सर्जन कैसे होता है हम लोग के शरीर से, कहां से होता है, उत्सर्जन कई प्रकार से होते हैं हम लोग के शरीर से। गुद्दा के बारे में सीखेंगे, यानी कि एनस के बारे में सीखेंगे। सहायक पाचक ग्रंथियां, हम लोग के शरीर के अंदर कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती है जो डाइजेशन सिस्टम में अपना अहम भूमिका निभाती है, जो डाइजेशन सिस्टम में सहायता करती है उसके बारे में भी जानेंगे। लार की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पाचन में, उसके बारे में जानेंगे। जठर ग्रंथियां क्या होती है, यकृत क्या करता है, यकृत का कार्य क्या होता है। अगर पूरा फोटो फ्रेम आपके दिमाग में नहीं बैठा दिए तो फिर बोलिएगा कि हम सिर्फ आकर के यहाँ पे आप लोग को पूरा एनालिसिस करके चले गए और आप लोग को उस प्रकार से बताया नहीं। एकदम पूरा फोटो फ्रेम चिपका देंगे, एक बार आंख बंद कर लीजिए, हर चीज का फोटो आपके सामने एकदम आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। पित्ताशय का काम क्या होता है, अग्नाशय का काम क्या होता है, हम लोग जानेंगे, इसी चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, इसी के अंतर्गत। पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, ग्रसनी में पाचन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। अमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानेंगे। छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, ये सिक्कम क्या होता है, सिक्कम क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन यहां से बहुतों बार देखने को मिला है, तो इसीलिए बहुत ही हम लोग एकदम उसके अंदर जाकर के देखेंगे, अंदर जाकर के पढ़ेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, अगर आपका पाचन सही से नहीं होता है, आप खाए हैं खाना, उसका पाचन समय पे नहीं होता है, वो खाना का पाचन कितने देर में होता है, क्या पाचन हो भी रहा है और सही से नहीं हो रहा है, और इन सारी चीजों के चलते आपके शरीर में कौन सा बीमारी हो सकता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। और उसके बाद से लगाएंगे एक टेस्ट सीरीज, तब न जाकर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, पाचन सिस्टम का अंत हो जाएगा। और इस यूनिट में एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसका नाम है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में जानेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार से उत्सर्जन होता है, और हम लोग के शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, जो हम लोग के पूरे अगर बॉडी में देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा ही होता है। किडनी भी होता है, और इसके अलावे बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। तो ये लोग कौन कौन से चीजों का उत्सर्जन करते हैं, फेफड़ा जी होता है, ये किसका उत्सर्जन करता है, तो रोकिए ना, बताते हैं आपको, चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए। उत्सर्जन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उत्सर्जी तत्वों के प्रकार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, उसको भी सीखेंगे हम लोग। मानव उत्सर्जी अंग, वृक्क, वृकाणु, मूत्र और
मूत्रण एवं मूत्र के घटक उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो यूरिया भी पाया जाता है, अमोनिया भी उसी में पाया जाता है। रक्त अपरोहण एवं वृक्क प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी को निकाल करके दूसरी किडनी लगा देना, ये कैसे संभव है उसके बारे में जानेंगे। उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका क्या होती है, तो अभी आप लोग को बताएं फेफड़ा भी उत्सर्जन में काम आता है, तो उसका वर्क क्या होता है हम लोग जानेंगे इसी में। उत्सर्जन में त्वचा की भूमिका क्या है, तो अभी ये ना बताया आप लोगों को कि त्वचा जो होता है ना वो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है। त्वचा जो होता है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद से उत्सर्जन में यकृत की भूमिका क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र में से संबंधित रोग, इसमें भी रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर लगाएंगे एक टेस्ट सीरीज माइंड फ्रेश कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग इतनी चीजों को सीखने वाले हैं। हर चीज का एनालिसिस आपके सामने किए हैं और हर चीज पे चर्चा हम लोग करेंगे। बस दिल थाम के बैठे रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, हम कुछ और समय लेंगे और इन सारी चीजों का एनालिसिस कर देते हैं, ठीक ना। कि इसमें देखिए सबसे पहले कंकाल तंत्र आता है। तो कंकाल तंत्र में भैया हम लोग किस चीज को जानने वाले हैं, तो कंकाल तंत्र देखिए, कंकाल तंत्र के अंतर्गत भी हम लोग बहुत चीज को सीखने वाले हैं कि मानव का जो कंकाल है वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कैसी बनावट होती है इसकी, और इसका कार्य क्या होता है। क्या कंकाल अगर हमारे शरीर में नहीं रहता तो क्या हम लोग खड़े हो पाते, क्या हम लोग के शरीर का ऐसा स्ट्रक्चर होता, या चोकर के बोरा के जैसे होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। कंकाल तंत्र का विभाजन के बारे में जानेंगे, अस्थि के बारे में जानेंगे, अस्थियों के प्रकार के बारे में जानेंगे, उपास्थि के बारे में जानेंगे, और उसके बाद से मानव कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पूरे चीज के बारे में जानेंगे। अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, अग्रपाद कंकाल, और अग्रपाद कहने का मतलब हाथों में भी होता है, पैरों में भी होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अंश मेखला, श्रेणी मेखला, मानव कंकाल की अस्थियां, अस्थि संधिया यानी लिंगामेंट, अस्थियों से अस्थियों को जो जोड़ता है, यहाँ पर ये जोड़ा है तभी तो मूव हो रहा है, यहाँ जोड़ा है तभी तो मूव हो रहा है ना, इसके बारे में भी जानेंगे। क्यों मूव होता है भाई, ये जी कौन लग रहा है में कौन ग्रीस लगा है, ये मूव कर रहा है खूब आसानी से। देखिए ये जो मूव कर रहा है ना, अभी आदमी जर जवान रहता है ना तो उसके शरीर में साइनोवियल द्रव का स्रावण बहुत अच्छा तरीका से होता है। उस साइनोवियल द्रव के चलते ही हम लोग का जो शरीर है एकदम इसे पूरा ऐसे क्या करता है, मूव कर जाता है बढ़िया से। और यही जब आप बुढ़ा जाइएगा, आप नहीं सब लोग बुढ़ाएंगे, ठीक ना, तो कहने का मतलब क्या है, उस समय इंसान के शरीर हो या किसी जानवर का शरीर हो, उसके शरीर में साइनोवियल द्रव का स्रावण कम हो जाता है। और जैसे बैठेगा तो बोले अरे वाह, क्या होता है कि साइनोवियल द्रव का स्रावण अच्छे से नहीं होता है, और जैसे बैठेगा ऐसे करते बड़ी दर्द करता है भाई, बहुत दर्द करता है। इसीलिए देखिएगा बुजुर्ग अवस्था में जब लोग एक बार बैठ जाते हैं ना तो उठने में परेशानी होती है। तो उसके बारे में भी सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा न हो उसके लिए क्या करेंगे भाई। पूर्ण संधि के बारे में जानेंगे, अपूर्ण संधि के बारे में जानेंगे। मानव कंकाल में तंत्र से अब देखो इसमें भी रोग पाया जाता है ना, बहुत सारे रोग पाए जाते हैं। मानव के तो पूरा शरीर में रोग पाया जाता है, अंग अंग में रोग पाया जाता है, नाक में, आंख में, कान में, जौन नाम ले लीजिए ना उसमें रोग होना तय है। और उसके बाद से लगाएंगे उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या लगाएंगे, उसका सेट लगाएंगे और मजा आएगा। तो कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीजों को जानने वाले हैं। उसके बाद से आता है कंकाल तंत्र के बाद से आएगा आपका तंत्रिका, तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम,
तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, आपको हम अभी बता देते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को सीखने वाले हैं और किन किन चीज़ों को जानने वाले हैं। तो देखिए, इसके कार्य को जानेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका कार्य क्या होता है। हर पर्चे चर्चे पे हम लोग क्या करेंगे, हर नर्वस सिस्टम में जो पर्चा होता है ना, उस पर्चे के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तंत्रिका कोश क्या क्या होता है, मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण कैसे किया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, और मस्तिष्क जो होता है ना, इस मस्तिष्क को कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और उसके बाद से मेरुरज्जु और तंत्रिका आवेग के बारे में जानते हैं। हम जितना चीज़ों का एनालिसिस आपके सामने कर रहे हैं, आप सोच लो भाई कि बिना रटे इस चीज़ों सारी चीज़ों को हम जान गए तो क्या होगा, फाड़ के रख देंगे भाई आयोग को, क्या उखाड़ लेगा आयोग हम लोग का, कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन आप ईमानदारी से मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो भैया आपने सुना होगा कि ईमानदारी का फल बड़ा मीठा होता है, और ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत कीजिए ना। इन सारी चीजों को हम लोग 6 महीने के अंतर्गत अबाउट 6 मंथ में हर चीज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ के अंतर्गत हम इन सारी चीजों को जानेंगे। ये सिर्फ साइंस का बायोलॉजी सेक्टर है। साइंस में जब हम लोग बायोलॉजी सेक्टर से इन सारी चीजों को सीखेंगे, तो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से कौन से सेक्टर को उठाएंगे, तो उन सारी चीजों का भी चर्चा आपके सामने करेंगे। लेकिन पहले ये वाला हर चीज मिलेगा समय समय पे, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखते हैं कि इसके बाद से क्या आएगा। कपालीय तंत्रिकाएं आएंगी, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आएंगी, और उसके बाद से संवेदी अंग क्या होता है हमारे मस्तिष्क में यानी कि नर्वस सिस्टम में, उसके बारे में जानेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे और थैलेमस के बारे में जानेंगे, मेंडला ऑब्लिगेटा के बारे में जानेंगे। तो ये मस्तिष्क के अंतर्गत नर्वस सिस्टम जितने भी आते हैं उन हर चीज के बारे में जानेंगे हम लोग। और फिर लगाएंगे एगो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट, तब जाके ये सेट हो जाएगा दिमाग में। ओके, ये था तंत्रिका तंत्र का एनालिसिस। अब चलते हैं प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो जिन चीज़ों को सीखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों आवश्यक है, इसका कार्य क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे इसी के अंतर्गत। ठीक है, जीवों में कैसे होता है, तो जीव यानी कि लैंगिक जनन करते हैं या अलैंगिक जनन करते हैं, इन चीजों के बारे में भी सीखेंगे। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, यौन आरंभ क्या होता है भाई, मनुष्यों में यौन आरंभ कब होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद से आता है इसमें पुरुष प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग। पुरुष प्रजनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, वीर्य क्या होता है भाई। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि वीर्य और शुक्राणु इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझते हैं कि वीर्य भी वही है और शुक्राणु भी वही है। तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं ना, तो आप गलत समझ रहे हैं। और इसके बाद से सीखेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र। तो स्त्री प्रजनन तंत्र में सीखेंगे अंडाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होती है, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय के भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानेंगे।
और साथ में जान लेंगे कि योनि यानी कि भेजाइना क्या होता है। हर चीज के बारे में हम लोग एकदम सुंदर तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आज तक एक ऐसा चैप्टर है ये प्रजनन तंत्र, इसमें आप लोगों को बता देते हैं योनि का ही एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसके बारे में अभी बहुत ही कम ही ऐसे लोग हैं और इस पर भी हम बोलते हैं यूट्यूब पर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छा से बताए हो। लेकिन आप मेरा भी क्लास एक बार करके देखिएगा कि क्या आपने यहाँ से सीखा है एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, तो हम बताएंगे आपको उस समय। स्तन ग्रंथियों के बारे में सीखेंगे और मासिक चक्र के बारे में एमसी यानी जो होता है मैच्योर साइक्लिक जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। मासिक चक्र के विभिन्न हार्मोन्स का प्रभाव क्या होता है शरीर पे उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद से आता है मानव प्रजनन की क्रिया विधि और मानव प्रजनन करता कैसे है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य जो प्रजनन करते हैं वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे और उसके बाद से लगाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और इसके अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी होती है उसको भी जान लेंगे। तभी जाकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग आकलन करेंगे और उसका सेट सही सही लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है, और यहां से खत्म हो जाएगा मानव प्रजनन। अब मानव स्वास्थ्य और रोग हम माने चाहते तो मानव स्वास्थ्य और मानव रोग ये दो चैप्टर बना सकते थे, लेकिन इन दोनों चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, इसी में सीखेंगे मानव स्वास्थ्य और ये रोग के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या होता है भाई, उसके बारे में हम लोग इसी में सीखेंगे। ओके, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ह्यूमन डिजीज में क्या सीखने वाले हैं कि बीमारियां कितने प्रकार की होती है, हम लोग का शरीर में बीमारी क्यों होता है, स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, हम लोग स्वास्थ्य कितने प्रकार से रह सकते हैं और हम लोग को स्वस्थ नहीं रहने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये टाइफाइड क्या होता है, ये मलेरिया क्या होता है, ये हाइजा क्या होता है और ये पीलिया क्या होता है, रक्त रंजित क्या होता है और हिंता जनित क्या होता है, दैहिक रोग क्या होता है, एड्स क्या होता है, कैंसर क्या होता है। जहां जहां से आयोग ने क्वेश्चन इससे पहले एराइज किया है हम हर चीज के बारे में जानेंगे। छोड़ने तो वाले है नहीं किसी भी चीज को, हर चीज के बारे में जानेंगे, किसी भी चीज को छोड़ करके नहीं चलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग इन चीजों को जानेंगे। साथ में आता है यह आनुवांशिकी जो हर एग्जाम के लिए इससे हम लोग बड़ी ही बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये दो जो भी चैप्टर आप लोग को हम 9 चैप्टर जो बताए हैं इसमें थोड़ा बहुत तो जानकारी सब लड़के को होता है, सब बच्चे को होता है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर होता है थोड़ा सा सभी बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को तो ही तो तोड़ने में मजा आता है ना। अरे हम चलते गए और रास्ता मिलता गया तो फिर मजा क्या आया जब रास्ते में कोई सितम न आया, ठीक ना। तो देखिए आनुवांशिकी के तहत हम लोग सीखेंगे मेंडल का आनुवांशिकी सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि मेंडल साहब जो थे ना आनुवांशिकी के बारे में क्या क्या बता कर गए। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। मेंडल का एकल गुण और वंशागति गुण और संकरण के बारे में जानेंगे कि मेंडल साहब ने कौन कौन सा संकरण कराया और संकरण के बाद जो नए जीव की उत्पत्ति हुई वो हाइब्रिड हुए और क्यों हाइब्रिड हुए और अच्छे हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, परागण, परपरागण, लाभ, हानि, हर चीज के बारे में हम लोग उसी में जानेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम होता है उसको भी हम लोग उसी में जानेंगे। ओके, और मेंडल का अपवाद। मेंडल साहब के बारे में एक सच्चाई आप लोगों को बता दे कि मेंडल साहब को पहले कोई भी वैज्ञानिक मानता ही नहीं था और मेंडल साहब को पुरस्कृत किया गया कब, जब मरने के 20 साल के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।
मरने के 20 साल के बाद कैसे कि भाई मरने से 20 साल पहले उन्होंने आनुवांशिकता का जो थ्योरी था उसको दे करके चले गए, लेकिन लोगों ने, उस समय के वैज्ञानिकों ने उनके बातों को और उनके थ्योरी को नहीं समझा और उसको छोड़ दिया। लेकिन मर जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो कहा, अरे भाई ये तो मेंडल साहब ने बड़ा ही अच्छा चीज लिख करके गए, उन्हें नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। ये सब गधा होता है, मरने के बाद देता है, जिंदा रहते देता तो उन्हें भी लगता है चल मेरे मेहनत की सफलता और मेरे मेहनत का जो पूंजी है मुझे मिली हुई है। तो उनके अपवाद के बारे में भी पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मानव आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही हम लोग जान लेंगे उसके बारे में मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। भाई जो पुरुष होते हैं और जो महिला होती है, ठीक ना, महिला कैसे जन्म लेती है और पुरुष कैसे जन्म लेते हैं, इसके लिंग में निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। आनुवांशिक विभिन्नताओं के स्रोत क्या होते हैं और जैव विकास क्या है, जैव विकास का सिद्धांत, लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है और जीवा की तुलनात्मक संरचना क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत। आनुवांशिक विकार अब स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे आनुवांशिक विकार क्या है, मेंडलीय विकार क्या है, क्रोमोसोमीय विकार क्या है, आनुवांशिक विकार क्या है, गुणसूत्रीय विकार क्या है, इन सभी चीजों में कौन कौन सा विकार, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, हर चीज के बारे में जानेंगे हम लोग। आप क्लियर हो? फिर से लगाएंगे हम लोग एक सेट प्रैक्टिस और फिर जाकर के ये यहां पे खत्म होगा हम लोग का महामैराथन। और यहां से लेकर के आप अगर मेरे साथ यहां तक जुड़े रह गए ना, तो इन सारे परीक्षाओं में आयोग कितना भी एड़ी चोटी लगा दे, अगर कहीं से प्रश्न उठाने के लिए, ये बायोलॉजी सेक्टर से उठा लेने दो उसको। मैं आपको गारंटी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, 100% नहीं 110% कि आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और सीखेंगे ना, सीखेंगे और सबको तोड़ करके सीखेंगे और जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का एनालिसिस हुआ है इस बायोलॉजी सेक्टर का, तो अब इसके बाद से हर रोज आप लोग को, हर रोज तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह महामैराथन क्लास है, ये जो भी कोर्स का वीडियो होगा 1 शॉर्ट वीडियो ही होगा, चाहे वो 2 घंटा का हो, 1.5 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, 1 शॉर्ट वीडियो ही देने वाले हैं। यानी कि टोटल के टोटल 8 होंगे, 10 होंगे। तो थोड़ा उसको शूट करने में समय तो लगेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। अबाउट 6 मंथ कंप्लीट योर कोर्स। ओके, तो अब इसके बाद से चाहते हैं आपसे इजाजत, और आपने आज के क्लास में शुरू से अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपको सलाम करते हैं। ठीक ना, और इसके बाद से एक चीज, अब क्या बोलते हैं, ये सामने मक्खी आके बैठ गई है। चलिए देखिए, तो आप हमारे क्लास से, हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से ऐसे ही अट्रैक्ट रहिए, जुड़े रहिए, जहां पर भी रहिए स्वस्थ रहिए। हम इसी का कामना करते हैं और इसी के कामना के साथ साथ आपसे मांगते हैं आज के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जम के पढ़िए और एग्जाम का क्या कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाइए। ओके, मिलते हैं फिर।